तरीके से स्थापित कर दी गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र पल में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया, जिससे रामनगरी उत्सवमय माहौल में डूब गई। ध्वज को इलेक्ट्रिक सिस्टम से स्थापित किया गया। राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना मंदिर निर्माण की पूर्णता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जा रहा है। हजारों श्रद्धालु और साधु संत इस क्षण के साक्षी बने। सुरक्षा के पुख्ता यहां पर बंदोबस्त किए गए थे। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म ध्वजा के लिए बटन दबाया। इसके बाद धर्म ध्वजा धीरे धीरे शिखर की तरफ जाकर मंदिर के शिखर पर स्थापित हुई और आपको कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है और इससे आप ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं ध्वजा जो है वो फहराया गया है। बटन दबाकर इलेक्ट्रिक माध्यम से ध्वजा फहराया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों का संकल्प सिद्धि को प्राप्त हो रहा है और ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है और ये ध्वज सपनों का साकार स्वरूप है। अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि यह मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर संतों, योद्धाओं, संघर्ष को समर्पित है। प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या में ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को विशेष भेंट दी। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहराए गए केसरिया धर्म ध्वज का मिनिएचर मॉडल और रामलला की प्रतिमा का मोमेंटो सौंपा। सीएम योगी ने पीएम मोदी को धर्म ध्वजा का मोमेंटो और फोटो भी दिया है। ध्वजारोहण से पहले श्री राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दरबार में दर्शन, पूजन और आरती की। पुजारियों ने तीनों विशिष्ट अतिथियों को रामनवमी का गमछा पहनाया और प्रसाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर मोहन भागवत ने विधि विधान से पूजा करके रामलला का आशीर्वाद लिया।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण और संकल्प सिद्धि के मौके पर अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी साकेत महाविद्यालय के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। हेलीपैड से प्रधानमंत्री सीधे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के लिए रवाना हुए। अयोध्या वासियों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। हर तरफ उत्साह और भक्ति का माहौल था। पूरे शहर में जय श्री राम और जय हनुमान के उद्घोष गूंजते रहे। काफिले के साथ में टेढ़ी बाजार होते हुए श्री राम मंदिर परिसर की ओर बढ़े तो सड़क के दोनों ओर खड़े हुए लोग एक हाथ में भगवा ध्वज, दूसरे हाथ में तिरंगा लहराते हुए उनका स्वागत करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे रास्ते में हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। एक तरफ पीएम मोदी राम मंदिर पहुंचकर मंदिर पर ध्वजारोहण किए तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम को लेकर के विपक्ष पर प्रहार करना शुरू किया गया। देखिए, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण करने को पीएम मोदी का सौभाग्य बताया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दुर्भाग्य है कि वो राम मंदिर दर्शन करने नहीं पहुंच पाए। जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। बिहार के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। जी हां, नई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बिहार पूर्वी भारत में निवेश का हब बनेगा, ग्लोबल वर्क प्लेस बनेगा और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे तेजी से काम किया जाएगा। बिहार में न्यू एज इकोनॉमी विकसित करने के लिए कई अहम कदम उठाए जाएंगे। बंद पड़ी हुई चीनी मिलों को शुरू करने के साथ ही नई चीनी मिल भी शुरू की जाएगी। साथ ही लोगों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की भी स्थापना की जाएगी। कुछ निर्णय हुए हैं, वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है। जो पहला निर्णय है वो पूरे पूर्वी भारत का इस राज्य को न्यू टेक हब के रूप में विकसित करना है और इस उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी, ये जो स्थापित करना है, तो इस तरह की योजनाओं को कैसे स्थापित किया जाए एक मिशन मोड में और उसका अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय हुआ है और इस समिति में राज्य, देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसे परामर्शी, वैसे लोग जो इन क्षेत्रों में काम बहुत अच्छा किए हैं, उनको भी समिति का सदस्य बनाया जाएगा और एक निश्चित समय सीमा अंतर्गत 6 माह के अंदर में यह रिपोर्ट प्राप्त करके और फिर काम को प्रारंभ किया जाएगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उद्योग मंत्री के तौर पर विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है और इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। नई पारी के लिए उनको बधाई भी दी है। पदभार ग्रहण के बाद दिलीप जायसवाल ने यह कहा है कि उनका लक्ष्य बिहार में औद्योगिक क्रांति को तेज करना है, राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। रोजगार को बढ़ावा देने में उद्योग विभाग की अहम जिम्मेदारी होती है। ऐसे में वो हर चुनौती को अवसर में बदलते हुए समावेशी और पारदर्शी विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार को निवेश का नया हब बनाएंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है और इसके पहले सरदार पटेल भवन में यहां पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी सहयोगी बीजेपी को दी है और अब तक लगातार सीएम के पास ही था गृह विभाग।
नई सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के रूप में विजय चौधरी ने पदभार संभाल लिया है। विजय चौधरी को तीसरी बार इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने ये कहा है कि सरकार के सभी विभाग के काम एक तरफ और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का काम एक तरफ होता है। सरकार के किसी भी काम और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का होता है। इस विभाग में मुझे तीसरी बार लगाया गया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूं। और तीसरी बात जो इस विभाग की महत्ता है कि बाकी सब विभागों को आप एक तरफ छोड़ दीजिए और ये विभाग एक तरफ, ये सरकार के काम एक तरफ है और उन कामों को जनता के बीच में सकारात्मक और सही रूप में पहुंचाना, ये इस विभाग का दायित्व होता है। दोनों है, सूचना देना भी है, जनसंपर्क भी है। महुआ से एलजेपीआरवी के विधायक और पहली बार मंत्री बने संजय सिंह ने अपने विभाग का जिम्मा संभाल लिया है। कैबिनेट की बैठक से पहले पीएचईडी के कार्यालय में जाकर पदभार ग्रहण किया और इस मौके पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद संजय सिंह ने भरोसा दिलाया है जो भी छूटी हुई योजना है उसको जल्द पूरा कराएंगे और बिहार के लोगों को पीएचईडी से कोई शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। जहाँ भी 7 इंच योजना का जो भी काम अभी बचा हुआ है उसका आज 2 बजे से हमने अपने पदाधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग रखा है। 4 बजे जब हम लोग बैठक करेंगे तो बैठक के समय पदाधिकारियों से हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सा योजना अभी चल रहा है, कौन कौन सा योजना अभी होना है। तो निश्चित रूप से आज हम पदभार ग्रहण कर रहे हैं। आने वाले समय में अपने विभाग को कैसे आगे ले जाए, कैसे दिन दुगना चौगुना माने बिहार वासियों को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर दरभंगा में एक भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च की अगुवाई दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया। इस मार्च का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी को बढ़ाना था। शहर के कर्पूरी चौक से शुरू हुआ ये विशाल मार्च लहेरिया सराय टावर तक पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और हर वर्ग के लोग शामिल हुए। रूप से एक भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कल्पना है, संपूर्ण देश एक बैनर के तले एक साथ चले, यही कार्यक्रम में आज हम लोग शिरकत करने आए हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। राजधानी पटना में अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। आज उन जगहों को चिन्हित किया गया है जहां अवैध अतिक्रमण से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है और इस अभियान में सिटी मजिस्ट्रेट के अलावा कई मजिस्ट्रेट, कई डीएसपी और भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। शेखपुरा से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 9 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। चिवाड़ा के मनियांडा मुख्य मार्ग पर दरअसल ये हादसा बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ट्रक ने ऑटो को जबरदस्त टक्कर मारी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोग घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में जो आक्रोशित लोग हैं उन लोगों ने सड़क जाम कर दिया। घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। खबर पूर्णिया से, जहां साइबर थाना की पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरोह का खुलासा किया है। जी हां, पुलिस ने इस मामले में कस्बा थाना के तीनपनिया से एक हार्डवेयर दुकानदार रुपेश सालिया को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना अध्यक्ष डीएसपी ने यह कहा है कि रुपेश सालिया के एचडीएफसी बैंक अकाउंट में 2 दिन में लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। इसके बाद बैंक ने साइबर थाने में कंप्लेंट भी किया। जब रुपेश सालिया को गिरफ्तार कर पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि बंगाल के एक साइबर ठग ने उनसे उसका करंट अकाउंट का डिटेल्स लिया और इसी अकाउंट में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसे मंगवाए गए। बाद में रुपेश सालिया ने सिलीगुड़ी जाकर साइबर ठग को 10 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो जो ट्रांजैक्शन किया गया था उसके एवज में उन्हें 5% कमीशन दिया गया।
चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और एक बड़ी खबर मिल रही है सासाराम से, जहां पर भानस थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी गोली मार ली। घटना के पीछे देखिए पारिवारिक कलह सामने आया है। विक्रमगंज के एसडीपीओ ने यह बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि अमित सिंह ने अपनी पहले पत्नी को गोली मारी। जब उसके पिताजी उसके बीच बचाव करने के लिए वहां पर पहुंचे तो उसे रोकना चाहा। उस दौरान उसने अपने पिता को भी गोली मार दी और बाद में खुद को भी गोली मार ली। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के देवरिया रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास में एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। महिला की पहचान अभी फिलहाल नहीं हो पाई है, न ही मौत की वजह अभी बताया गया है। हालांकि देखिए पुलिस ने अनुमान ये जताया है कि ठंड के कारण महिला की मौत हो सकती है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा होगा। सर हम लोग आए थे यहाँ पेट्रोल पंप में तेल भरवाने, इसी क्रम में देखे यहाँ सड़क के किनारे गिरी थी और डेड बॉडी थी। हम लोग नहीं पहचान रहे। ग्रामीण के द्वारा यहाँ बगल में रोड के किनारे रखा गया। पुलिस को सूचना दी गई। मौका पर पुलिस पहुंचे है और छानबीन कर रही कहाँ की लाश नहीं। अररिया के सिमराहा बाजार में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा आग में झुलसने की वजह से एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई। स्थानीय दुकानदारों ने यह बताया कि भोजनालय, मोटर पार्ट्स, सैलून समेत करीब 2 दर्जन दुकान जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है कि दुकानें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। कैसे आग लगी, कुछ जानकारी मिला? नहीं सर, हम लोगों को अचानक जब यहाँ खबर पहुंचा कि आग लग गया तो हम लोग जब आए तो सर लगभग में जल चुका था सर। बहुत दुखद घटना है। रात में यहाँ आग लगी है। लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकान यहाँ जली और हमको लगता है करोड़ों की क्षति हुई है। अच्छा, हम सीओ साहब से बात हुई है। सीओ साहब बाहर हैं, सीआई साहब आए हुए। हम बोले हैं कि जो सरकारी उसका मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए। बदलते मौसम के कारण आरा के सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सदर अस्पताल में मरीजों के लिए 5 काउंटर बनाए गए हैं। मौसम में हुए अचानक बदलाव और बढ़ रही ठंड के कारण लोग काफी ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। मरीजों का कहना है कि घंटों लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन कर भी रहे हैं। सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक शशिकांत कुमार ने यह बताया कि अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण रजिस्ट्रेशन जो काउंटर है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। पहले जहां हर दिन करीब 1000 मरीज पहुंचते थे, वहीं अब यहां पर आने वाले मरीजों की जो संख्या है वो 2000 से ज़्यादा हो गई है। मौसम में बदलाव के कारण देखिए आरा के सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में किस तरह से इजाफा हुआ है। देखिए आरा सदर अस्पताल का पंजीयन काउंटर है, जहां की काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ डॉक्टर से दिखाने के लिए नंबर यानी पंजीकरण कराने के लिए खड़े हैं। बाबा कहाँ से आइल बनी? रामपुर से। अच्छा, कहाँ दिखावे को डॉक्टर से? तो कितना देर से खड़ा बनी? भाई हमारे तो अब तुरंत ले होता है। अच्छा, तुरंत ले होता है, भीड़ ज़्यादा बा? हाँ। अच्छा, कहाँ दिखावे का बा? चरम रोग में। अच्छा, चरम रोग में। ठंडा का जो आने से पहले का मौसम है, इसमें ऐसे भी लोग का तबीयत खराब होता है तो लोग आते हैं। पहले हम अगर देखते हैं तो 1000-1200 आ रहे हैं, तो संख्या भी बढ़ के 1300-1400 से ऊपर मतलब संख्या जा रही है। और इसमें जो चूंकि ठंडा लगना जो मतलब शुरुआती फेज है, इस सब को देखते हुए हम लोग के यहाँ जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उस हिसाब से हम लोग संख्या बढ़ाए हैं। 4 से 5 हुआ है। और पंजीकरण काउंटर पर तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं सदर अस्पताल प्रबंधन की ओर से 5 काउंटर बनाए गए हैं। उसके अलावा सभी डॉक्टर ओपीडी में बैठकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। वहीं 400 से ज़्यादा प्रकार की दवाएं जो है मरीजों को मुफ्त में सदर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। देखिए खबर मिल रही है रांची से, जहां 30 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में वनडे महामुकाबला होने वाला है, जिसे लेकर आज से ही टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की लंबी कतार नजर आ रही है। रात से ही फैंस लाइन में लगे हुए हैं। हजारों की संख्या में खेल प्रशंसक, समर्थक जो हैं वो टिकट लेने के लिए पहुंच रहे हैं। खबर रामगढ़ से, जहां जिला खनन विभाग जब्त किए गए अवैध बालू की 28 नवंबर को नीलामी करेगी। जानकारी के मुताबिक जब्त 8800 घन फुट से अधिक बालू की नीलामी की जाएगी और इससे बता दें आपको लाखों रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी। हम लोगों ने लगभग 6500 घन फुट रामगढ़ थाना परिसर से क्षेत्र से जब्त किया है। 1200 घन फुट बरलंगा थाना परिसर में बालू जब्त किया गया था और इसी क्रम में 1100 घन फुट लगभग गत माह में ही सिरका परियोजना कार्यालय में भी जब्त कर रखा गया है, जिसकी नीलामी हम लोग इसी
महीने करने वाले हैं। 28 नवंबर को तारीख निर्धारित की गई है, जिस दिन लगभग कुल मिलाकर 8800 घन फुट बालू की नीलामी की जानी है। और इसकी न्यूनतम राशि जो है अभी सरकारी दर के अनुसार 12 रुपये 80 पैसे प्रति CFT के अनुसार 1,12,640 रुपये रखी गई है। वहाँ से नीलामी की बोली शुरुआत होगी। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।